जांच करें कि क्या 6 पर पावर n का अंतिम अंक शून्य है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ आप लोगों को जांच करना है कि 6 पर पावर n जो एक संख्या है, यानी कि 6 के जो विभिन्न घात हैं, क्या वो कभी शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। शून्य पर समाप्त होने का अर्थ है कि वो संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ 6 पर पावर n है, तो इसके हम लोग विभिन्न घातों को देखेंगे। जैसे आप 6 पर पावर 1 रखते हैं तो कितना होगा, इसका मान 6 होता है। फिर आप अगर 6 पर पावर 2 रखते हैं तो इसका मान 36, और फिर 6 पर पावर 3 रखने पर इसका मान 216 होता है। इसी प्रकार से हम लोग अगर आगे बढ़ाते चलें तो कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि 6 पर पावर 1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, या किसी अन्य घात के लिए हो, कभी भी इसका इकाई अंक जो है वो 0 होगा या नहीं होगा। इसी के बारे में हम लोग को जांच करना है कि जैसे हम लोग 6 पर पावर 1 रख के देखे तो 6 इसका इकाई अंक क्या हुआ, 6 ही हुआ। फिर अगर हम इस पर 2 रखे फिर भी इसका इकाई अंक 6 है, 3 रखे फिर भी 6 है। तो करें कि इसी तरह से अगर हम लोग बढ़ाते चले तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसका इकाई अंक क्या हो, शून्य हो। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग ये कि 2 बातों को इसमें जानेंगे। एक जो हम लोग पढ़े थे कि गणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, और दूसरा किसी भी संख्या के इकाई अंक में शून्य आने के लिए क्या शर्त है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक आखिर कब शून्य होता है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक जब शून्य होगा, अर्थात वह क्या होगा, 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। जो 10 के गुणज हैं केवल उसमें जाएगी क्या होंगे, जो जिसमें 0 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब वो क्या है, 10 के गुणज हैं। जिस प्रकार से 10 है, इसका इकाई अंक क्या है, शून्य। फिर 10 का दूसरा गुणज इसका क्या होगा, 20, इसका भी इकाई अंक क्या है, शून्य है। फिर 30, इसका इकाई अंक क्या है, शून्य है। 40 एवं प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इसमें देखिए कि 10 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5, 2 गुना 5। फिर जब आप 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुना 5। फिर आप 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 5। फिर जब आप 40 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 10 और 10 के किसी भी गुणज में, 10 का गुणज करने का अर्थ हुआ कि आप 10 को 1 से 2 से 3 से 4 से एवं प्रकार से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुना करते चले तो 10 के जितने भी गुणज प्राप्त होंगे उन सारे गुणज का इकाई अंक शून्य होता है। और साथ में जब आप उसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अनिवार्य है। तो कोई भी संख्या इकाई अंक उसका तभी 0 हो सकता है, किसी भी संख्या का, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का धनात्मक घातांक उसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जैसे इकाई अंक शून्य वाला सबसे छोटा अंक क्या है, 10 है। इकाई अंक शून्य हो ऐसा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 10 है। तो इसके गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 है। उसी प्रकार से 20, 30, 40 या आप किसी भी संख्या का लें जिसके इकाई अंक में शून्य है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होगा। 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर किसी संख्या में 2 और 5 शामिल नहीं है तो इसका मतलब कि उसका इकाई अंक शून्य कभी भी नहीं होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इकाई अंक शून्य है, इसका मतलब कि उसमें 2 और 5 का आना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अब हमारे इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 पर पावर n। अब हम लोग यहाँ जो दूसरी बात करेंगे कि किसी भी संख्या का अगर घात आ रहा है विभिन्न घात में, उसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या आएगा। तो जिस प्रकार से आप देखें कि 6 पर पावर जब 1 है तो इसमें देखिए क्या हुआ, 6 हुआ। और इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3। अब यहाँ पर जब 6 पर पावर 2 है तो 6 पर पावर 2 है तो इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, 6 पर पावर 2 है, इसका मतलब 2 गुना 3, इस पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुना 3 पर पावर 2 हो जाएगा। और इसका मतलब कि 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2। उसी तरह जब 6 पर पावर 3 है, जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड में क्या था, 2 गुना 3, और अब 6 पर पावर 3 है तो 2 गुना 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें, जैसे 6 पर पावर 4 की बात करें तो इसमें 2 into 3, इस पर पावर 4 लिख सकते हैं इसको। और अब जब इसका आप अलग अलग करेंगे इसको तो 2 पर पावर 4 into 3 पर पावर 4। तो इससे जो कि आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब यहाँ 6 पर पावर 1 है तो इसके गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 3 आया। जब 6 पर पावर 2 होगा, है ना, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 बार होगा और 3 बार होगा। उसी तरह अगर 6 पर पावर 3 है तो इसमें 2 3 बार होगा और 3 बार होगा।
6 पर पावर अगर 4 है तो 2 4 बार होगा और 3 क्या होगा 4 बार होगा। उसी तरह अगर 6 पर पावर 12 ले ले तो 2 कितनी बार आएगा 12 बार और 3 कितनी बार आएगा 12 बार। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर 6 पर पावर 1 2 3 4 इस तरह करते करते कोई भी आप परिमेय संख्या ले लीजिए, सॉरी प्राकृत संख्या, तो इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 ही आ सकता है। अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ सकता है। इसके संख्या में कमी बेसी होगा। अगर आप 6 पर पावर 1 ले रहे हैं, 1 बार 2 3 आ रहा है, 2 लेंगे तो 2 बार 2 2 बार 3। उसी प्रकार से अगर हम लोग 6 पर पावर n लेते हैं तो 2 कितनी बार आएगा n टाइम्स और 3 कितना टाइम्स आएगा, वो भी n टाइम्स आएगा। यानी 6 पर पावर n का मतलब कि n के जगह पर आप कोई भी संख्या रखिए। आप अगर n के स्थान पर 100 रखते हैं तो 2 आएगा 100 बार और 3 आएगा 100 बार। लेकिन 2 और 3 के अतिरिक्त किसी भी अभाज्य संख्या का आगमन इसमें नहीं होगा, कोई भी अभाज्य संख्या इसमें शामिल नहीं होगा। जबकि ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में शून्य तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या का 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या का धनात्मक घातांक होनी चाहिए। लेकिन इसमें 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या का इसमें समावेश नहीं होगा, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि 5 तो नहीं आएगा और 2 तो इसमें है, लेकिन उसके लिए अंक अंतिम अंक शून्य होने के लिए 5 का होना भी अनिवार्य है। लेकिन 6 में केवल 2 और 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। और 5 जब नहीं आएगा इसका मतलब कि 6 पर पावर n अर्थात 6 पर पावर 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी, वो कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे कि 6 पर पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पर पावर n इज इक्वल टू 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड से क्लियर हो गया। हम लोग जान रहे हैं किसी भी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय होने का अर्थ है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 दो अभाज्य संख्या है, तो ये 2 ही अभाज्य संख्या आएगा, कोई दूसरे अभाज्य संख्या का या अभाज्य संख्या का इसमें क्या होगा, कोई अभाज्य संख्या का और समावेश इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 6 पर पावर n में केवल 2 पर पावर n और 3 पर पावर n अर्थात सिर्फ 2 और 3 आएगा, इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि किसी संख्या के अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उसके संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के धनात्मक घातांक का होना अनिवार्य है। जबकि 6 पर पावर n बराबर क्या है, 2 पर पावर n और 3 पर पावर n। अतः 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 का आना असंभव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 6 पर पावर n का अंतिम अंक शून्य
नहीं हो सकता। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग।